हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लाइव आ जाइए ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सके। अनम सैफी जी, गुड गुड इवनिंग। प्रवंश कुमार, बंटी, नेक्स्ट रॉयल हैं, रणधीर हैं, अंकित, अक्षय, मनीषा, समरजीत, राजा, बहुत सारे बच्चे हैं। अब मैं नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि कमेंट्स बहुत तेजी से भाग रहा है। लेकिन फिर भी आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। कल आपका टॉपिक क्या चल रहा था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक चल रहा था और इसमें मैं आपको आर्टिकल 3 तक बताया था मैंने। आज आर्टिकल 3 को एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ और साथ साथ 2 को भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। ठीक है, अब आप ध्यान से सिर्फ बातों को सुनेंगे और बच्चा कमेंट से ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दिया करो। ठीक है, कमेंट से ज्यादा आपको पढ़ने पे ध्यान देना है, तभी चीजें समझ में आएंगी। चलिए, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। तो आर्टिकल 1 तो मैंने अच्छे से समझा दिया था, आर्टिकल 2 भी मैंने अच्छे से समझाया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगी। ये आप मान के चलो कि ये आपका भारत देश है, ठीक है, और आप ये भी मान के चलो कि ये आपकी इसकी इंटरनल बाउंड्री है। कैसी बाउंड्री है? ये इसकी इंटरनल बाउंड्री है, या इसको आप कह सकते हो कि ये जो है ये भारत का आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, इंटरनल बाउंड्री या आंतरिक सीमा कह सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे? इंटरनल बाउंड्री। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 दोनों एक साथ आपको समझाऊंगी ताकि हमेशा आपको एक डिफरेंस समझ में आए। आप हमेशा एक डिफरेंट आपको समझ में आए। ठीक है, मतलब अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पता चले। उसके बाद इंडिया के बाहर इसको मान लो आप, ये है इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री। कैसी बाउंड्री है ये है मैम एक्सटर्नल बाउंड्री है। इसको हम मानते हैं, जो ग्रीन पेन से मैं लिख रही हूं, ये ग्रीन वाली कैसी है? ये आपका इसका बाह्य क्षेत्र है। ठीक है, बाह्य क्षेत्र कह सकते हो या बाह्य सीमा कह सकते हो, यानी कि एक्सटर्नल बाउंड्री। एक्सटर्नल का मतलब है कि भारत के बाहर के जो क्षेत्र होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। जो भारत के बाहर चेंजेस होंगे हम उनको एक्सटर्नल कहेंगे, और जो अंदर कहेंगे, अगर हम बात करें, अगर हम अंदर चेंजेस की बात करेंगे तो अंदर को क्या कहेंगे? हम इंटरनल कहेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मैं आपसे बात करती हूं आर्टिकल 2 की, ठीक है, अगर मैं आर्टिकल 2 की आपसे बात करती हूं तो आर्टिकल 2 ये कहता है कि भाई जो भी बाहरी चेंजेस होंगे, मतलब अगर बाहर कोई चेंज होगा, अगर आप बाहर से किसी नए राज्य का गठन करेंगे, नए राज्य का गठन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर आप बाहर से कोई भी नया राज्य बनाएंगे, जैसे अगर मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर देती हूं, इसका क्या मतलब है मैम? जैसे मैंने कल एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बताया था सिक्किम, है ना, सिक्किम। अगर मैं सिक्किम की बात करती हूं तो सिक्किम पहले भारत का राज्य नहीं था, या कह सकते हैं कि भारत का स्टेट नहीं था, बल्कि हमने इसको बाहर से लिया है। ठीक है, हमने इसको बाहर से लिया, और क्योंकि ये बाहर का चेंज था तो सिक्किम का जो गठन हुआ है वो किस में हुआ है? आर्टिकल 2 में हुआ है। अगर मैं बात करती हूं तो सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो सिक्किम आज के टाइम पे भारत का 22वां राज्य है। किसका 22वां राज्य है? भारत का। लेकिन ये पहले भारत का राज्य नहीं था, भारत का 22वां राज्य है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कैसा चेंज था? तो मैम एक्सटर्नल चेंज था, ये बाहरी चेंज था, मतलब हम इसको बाहर से लेके आके हमने इसको कहां पे रख दिया? भारत का हिस्सा बनाया। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो आपका एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है? गोवा। अगर मैं गोवा की बात करती हूं तो गोवा भी आपका भारत का आज के टाइम पे कौन सा राज्य है? भारत का
25वां राज्य है, भारत का 25वां राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 25वां राज्य अब है, पहले नहीं था। गोवा हो गया या सिक्किम हो गया, ये सब हमने कहां से लिए, बाहर से लाकर हमने इनको भारत का हिस्सा बनाया, तो इसका मतलब ये आर्टिकल 2 में आएंगे। अब आ जाते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। तो आर्टिकल 3 बात करता है इंटरनल चेंजेस की। अनुच्छेद 3 बात करता है कि आपके भारत के अंदर जो चेंज होते हैं, किसके अंदर, आंतरिक परिवर्तन, ये जो आंतरिक सीमा है, जब इसमें अंदर परिवर्तन होता है, जब इसमें अंदर चेंजेस होता है, यानी कि अनुच्छेद 3 में आपकी जो संसद है, ठीक है, आपकी जो संसद है, जिसको हम बच्चा आपकी पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, ये संसद क्या कर सकती है, संसद साधारण बहुमत, ठीक है, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी बोलेंगे इंग्लिश में, सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, साधारण बहुमत से मैम ये 3 काम कर सकती है। पहला, नए राज्य का गठन कर सकती है, नए राज्य का गठन कर सकती है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट लिखा हुआ है इंग्लिश में। उसके बाद दूसरा क्या कर सकती है, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, मतलब उसकी जो बाउंड्री है आपके स्टेट्स की, आपका जो उसका एरिया है या बाउंड्री है, कह सकते हैं कि उनमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक, उसके बाद आगे देखो यहाँ पे तीसरे की अगर हम बात करते हैं, और क्या कर सकती है, नाम में परिवर्तन, क्या कर सकती है, नाम में परिवर्तन, यानी कि आपके स्टेट्स के जो नाम हैं उनको भी चेंज कर सकती है। तो बेटा आर्टिकल जो 3 है वो किसकी बात करता है, एग्जिस्टिंग स्टेट्स जो हैं, जो भारत के हम बात करते हैं, जो भारत के वर्तमान में राज्य हैं, उनकी बात करता है कि वर्तमान राज्यों में अगर कोई भी आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, आ रही हूं, गोवा हमने किससे लिया है, सिक्किम हमने किससे लिया है, अभी फिर से डिस्कशन होगा, चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, पहले आर्टिकल समझ लो, कोई भी चीज छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अभी ध्यान से यहां पे पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पे नाम में भी, नेम को भी चेंज कर सकती है। मैम ऐसा कोई एग्जाम्पल है, मैम ऐसा कोई एग्जाम्पल है, तो आर्टिकल 3 की अगर हम बात करते हैं तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण आप कह सकते हो कि उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड किससे अलग होके बना था, यूपी से अलग होके, आपके उत्तर प्रदेश से अलग करके क्या बनाया गया था, उत्तराखंड बनाया गया था। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ आपका किससे, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया। फिर आपका एक आता है झारखंड, ठीक है, झारखंड, इसको बेटा जी बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। तो आपके एक राज्य में से 2 राज्य बन सकते हैं। फिर अभी अगर हम लेटेस्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका तेलंगाना बनाया गया था, तेलंगाना, ये किससे अलग होकर बना था, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। मैम ये कब कब बने हैं, छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड आपका 9 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद आपका ये झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना। उसके बाद तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। तो ये आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर के चेंजेस हैं, भारत के बाहर के चेंजेस नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा और लेटेस्ट हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को आपके 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और ये आपके कौन कौन से थे, तो मैम एक जम्मू कश्मीर था और एक
लद्दाख था। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन इसी आर्टिकल में इसको क्या बना दिया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके इंटरनल चेंजेस जो होंगे वो आपकी पार्लियामेंट आर्टिकल 3 में करेगी। मैम नाम परिवर्तन का कोई एग्जाम्पल है? नाम परिवर्तन जैसे पहले हम क्या कहते थे, उत्तरांचल कहते थे, अभी क्या कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं। उत्तरांचल से इसका नाम क्या कर दिया गया, उत्तराखंड कर दिया गया। तो चाहे नाम में परिवर्तन हो, चाहे राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो, या किसी राज्य को तोड़ के नया राज्य बनाया गया हो, या किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश को आपका अगर हम बात करें कि यहाँ पे राज्य बनाया गया हो, तो ध्यान रखना कि ये सारी जो चीजें होती हैं, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये सारी जो चीजें हैं ये आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हुई हैं। और ये जो नाम चेंज हुआ है ये भी आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 2 में जैसे मैंने बताया कि उत्तरांचल को उत्तराखंड, एक आपका आपने सुना होगा पहले उड़ीसा हुआ करता था, उड़ीसा को क्या कर दिया, ओडिशा कर दिया, है ना, ओडिशा कर दिया। तो ये सब काम कौन कर रही है, संसद कर रही है। और आपने पीछे देखा कि मैंने एक टर्म यूज किया है कि संसद कैसे कर रही है, साधारण बहुमत से। किससे कर रही है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ कर रही है। और ध्यान रखना कि जब कोई भी काम सिंपल मेजॉरिटी से होता है, जब कोई भी काम सिंपल मेजॉरिटी से होता है, ठीक है, तो वो आपका संविधान में संशोधन नहीं होता है। जब कोई भी काम संसद साधारण बहुमत से करती है तो फिर वहां पर संविधान में संशोधन नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है जी। उसके बाद आप कह सकते हैं बंबई से आपका मुंबई हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब क्या है, ये सब आपकी संसद कर रही है। और ये कैसे चेंजेस हैं, असम से असोम बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, असम से असोम कर दिया गया है। केरला जो है उसको केरलम करने की बात की जा रही है। तो ये सारी जो आपकी चीजें हैं ये आर्टिकल 2 में आती हैं। और अगर मैं बात करूं आपके सिक्किम की या फिर गोवा की, तो ये आपके एक्सटर्नल चेंजेस हैं और ये आर्टिकल 2 में आते हैं। क्लियर है? अब आगे की मेरी बात को सुनिएगा जरा ध्यान से। फिर आपका इसी चैप्टर में आपका एक आर्टिकल आता है जिसको आप कहते हैं आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 कहते हैं या कह सकते हैं अनुच्छेद। तो ये आर्टिकल 4 क्या कहता है, ये अनुच्छेद क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि जो आर्टिकल 2 है या फिर जो आर्टिकल 3 है, इन दोनों में या इन दोनों के तहत संसद जो भी कार्य करती है उसको अनुच्छेद 368, जो भी कार्य करती है उसको अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है, जो भी कार्य करती है उसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। या आप कह सकते हैं कि आपका आर्टिकल 368 जिसमें क्या है, संविधान संशोधन है। संविधान संशोधन किसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहते हैं। तो कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद जो भी कार्य कर रही है उसको संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता है दिमाग में आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन, कि हमने पढ़ा है कि जब सिक्किम बना तो संशोधन हुआ, गोवा बना
तो भी संशोधन हुआ मैम। तो फिर कैसे हुआ संशोधन, फिर कैसे संशोधन हुआ? तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ये आर्टिकल तुम्हें बताए, आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का संघ है और भारत से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है कि अगर बाहरी चेंज होंगे, बाहर से कोई राज्य आएगा तो वो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर आर्टिकल 3 की बात करें तो जो भी इंटरनल चेंजेस होंगे, जो भी आंतरिक परिवर्तन होंगे, वो आपके आर्टिकल 3 में होंगे और वो संविधान संशोधन नहीं है। क्यों नहीं है संविधान संशोधन? क्योंकि मैम साधारण बहुमत से हो रहा है और साधारण बहुमत से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं होता है। ठीक, उसके बाद अब फिर कह रहा है, फोर्थ वाला आपका आर्टिकल कह रहा है कि भाई आर्टिकल 2 और 3 में जो भी काम होगा वो संविधान में संशोधन नहीं है। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि मैम संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैम, लेकिन सिक्किम और गोवा में संविधान संशोधन हुआ था। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, इस समस्या का समाधान कैसे हुआ? आपका एक क्वेश्चन आपके सुप्रीम कोर्ट के पास गया। क्वेश्चन किसके पास गया था? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से आपके यहां पर एक प्रश्न पूछा गया। सुप्रीम कोर्ट से क्या पूछा गया? प्रश्न पूछा गया। ठीक है, प्रश्न। अब ये प्रश्न था क्या और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या आंसर दिया था? ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न ये पूछा गया कि भाई ये बताइए कि अगर संसद भारत का कोई भूभाग, ठीक है, कोई भूभाग किसी अन्य देश को, ध्यान से सुनना, किसी अन्य देश का मतलब है अदर कंट्री, ठीक है, और भूभाग का मतलब है कि कोई भी आपका पार्ट, कोई भी लैंड आपका जो भारत है, मतलब कि अगर संसद भारत का कोई भूभाग किसी अन्य देश को अनुच्छेद 3 के तहत दे सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत दे सकती है। ये क्वेश्चन आपका सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था। और सुप्रीम कोर्ट में किस केस में ये क्वेश्चन आएगा कि ये क्वेश्चन किस वाद से संबंधित है, किस वाद से संबंधित? तो आंसर करना बेरूबारी केस, जो मैंने तुम्हें प्रस्तावना में भी पढ़ाया था। तो क्या लिखोगे? बेरूबारी वाद 1960 से ये संबंधित था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से ये प्रश्न पूछा गया था। क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये जो बेरूबारी है ये एक प्लेस था, एक जगह थी और इस पे पाकिस्तान कह रहा था कि भैया मेरा अधिकार है, और ये प्रूफ भी हो गया था कि उसी का अधिकार है। तो अब प्रश्न ये उठ रहा था कि आर्टिकल 3 में जो संसद काम करती है वो तो संविधान संशोधन है नहीं, वो तो संविधान में संशोधन है नहीं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है नहीं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो उसी में आएगा, क्या ये संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, जरा स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। बेरोवारी बाद में संसद ने जो ये प्रश्न संसद को लेकर पूछा गया था, इसका निर्णय क्या आया था, इसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, या आप कह सकते हैं कि क्या जजमेंट आया था। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो जजमेंट आया वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर संसद, ध्यान से सुनना, कि अगर संसद, ठीक है, कि अगर संसद भारत का कोई भी भूभाग, भारत का कोई भी भूभाग, ठीक है, कोई भी भूभाग, भारत का कोई भी भूभाग किसी अन्य देश को, किसी अन्य देश को देती है, ठीक है, देती है, या कोई या किसी बाहरी क्षेत्र को, या किसी बाहरी क्षेत्र को, यानी कि जो आउटर एरिया है, आउटर एरिया,
जो बाहरी क्षेत्र है या किसी बाहरी क्षेत्र को अधिग्रहित करती है या अधिग्रहण, बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण, यानी कि कह सकते हैं कि एक तरीके से उस पर अपना अधिकार बनाती है। ठीक है, और बड़ा लिखूं? ठीक है, और बड़ा लिख देती हूं। ठीक है, बाहरी क्षेत्र का अधिग्रहण करती है तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उसे संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब मैं इसको तुम्हें समझाती हूं, करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट यहां दिया। अब मैम इतना बड़ा स्टेटमेंट हम कैसे याद रखेंगे? इसको थोड़ा सा सिंपल कर दीजिए। बिल्कुल शुभम, अभी सिर्फ बेटा मैंने लिखा है, अभी समझाया नहीं है, समझाऊंगी मैं आपको, ध्यान से सुनो। ठीक है, शॉर्ट से पढ़ाओ, शॉर्ट से ही है ये, इससे शॉर्ट अगर पढ़ाऊंगी तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, फिर बेटा जी कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि समझाना भी बहुत जरूरी है। अब आपको इतना सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मैं पहले कह रही हूं। इसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगी और तुम्हें समझाऊंगी, ध्यान से समझो। ठीक है, पहले मुझे मौका तो दिया करो, लिखना भी जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे पास अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो बाद में फिर तुम भूल जाओगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहां पे हम फिर से अपना प्यारा एक छोटा सा भारत बनाते हैं। मान लो ये भारत है। ठीक है, अब इसके अंदर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये भारत का आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये भारत का बाहरी क्षेत्र है। लिख देती हूं मैं, ये आपका बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, और ये आपका आंतरिक क्षेत्र है, इंटरनल एरिया है। तो आपका सिर्फ इसमें यह कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुन लो बेटा जी, सुन लो। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं आउटर एरिया की, ठीक है, आउटर एरिया, और अगर हम बात करते हैं इंटरनल एरिया, इसमें दोनों की बात हुई है, इंटरनल एरिया। अब ध्यान से सुनना, ये कह रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट कि इसमें जो ये मान लो राज्य हैं, ये कहां पे हैं? भारत के अंदर के राज्य हैं, ये सब भारत के अंदर के राज्य हैं। अब आपका जो भारत है, अगर ये किसी को देता है, क्योंकि भारत का क्षेत्र है, तो ये क्या देगा? किसी अन्य देश को देगा। ध्यान से सुनना, किसी अन्य देश को देगा। ठीक है, किसी अन्य देश को देगा। ठीक, सिर्फ इतना लिखा है मैंने। फिर जो बाहरी क्षेत्र है, इसका क्या करेगा? बाहरी क्षेत्र को लेगा। कौन लेगा? भारत। बाहरी क्षेत्र को लेगा, ध्यान से सुनो, बाहरी क्षेत्र को भारत में लेगा और भारत का क्षेत्र किसी अन्य देश को देगा। बस इतना याद रखना है कि अगर देगा या फिर लेगा, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है? दोनों ही कंडीशन में मैम संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगेन रिपीट करती हूं, इंटरनल एरियाज में से अगर देगा, गिव एंड टेक वाली कंडीशन है, चाहे ये ले या फिर ये दे, दोनों ही कंडीशन में इसको क्या करना पड़ेगा? संविधान संशोधन। और बेटा आपको ये मैं कई बार बता चुकी हूं कि जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, ये संसद करती है। कौन करती है? संसद करती है, ये पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट, संसद संविधान में संशोधन करके क्या कर सकती है? दे सकती है और ले भी सकती है। तो मैं ये सब पढ़ना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ इतना याद करना है कि अगर लेना है तो भी संशोधन, देना है तो भी संशोधन, गिव एंड टेक वाली कंडीशन है। और इसके एग्जाम्पल है मैम कोई? बिल्कुल, पहला तो ये बेरोजगारी वाला मामला ही है, पहला तो ये बेरोजगारी वाला मामला ही है, इसको देख लो एक बार अच्छे से। बेरोजगारी मामला है, इसमें क्या करना था कि ये जो बेरोजगारी वाला जो क्षेत्र था, मैं लिख देती हूं, बेरोजगारी क्षेत्र,
ठीक है, ये किसको दिया गया था क्षेत्र, ये पाकिस्तान को दिया गया, पाकिस्तान को दिया गया। और मैम अभी आपने बताया कि जब भी कोई चीज दी जाएगी तब भी संविधान में संशोधन होगा, तो यहां पे दिया गया यानी कि गिव वाली कंडीशन है, तो दिया गया इसका मतलब कौन सा संशोधन, 9वां संविधान संशोधन हुआ, 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 9वां संविधान संशोधन हुआ, जो आपका कब हुआ 1960 में। किसने किया, संसद ने, क्योंकि भैया दे रहा है। और ये बेरोबारी जो क्षेत्र है ये पहले भारत में आता था, ध्यान रखना, भारत में आता था, ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसको दिया गया, किसको दिया गया, पाकिस्तान को। अब दे दिया तो मतलब मैम यहां पे संशोधन हो गया। फिर आपने मैम लिखा है कि चाहे, आपने फिर लिखा है मैम कि चाहे ये क्षेत्र लेगा चाहे क्षेत्र देगा, इसका कोई एग्जाम्पल है, इसका कोई एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि हां अगर इसका भी कोई एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो बिल्कुल है, इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश, बांग्लादेश। देखो आपका ये जो बांग्लादेश है, ठीक है, बांग्लादेश, या कह सकते हैं कि इसके 111 एनक्लेव्स, ध्यान से सुनिएगा, 111 एनक्लेव्स, एनक्लेव्स को हिंदी में कहते हैं बस्तियां। इसके 111 एनक्लेव्स, बांग्लादेश के 111 एनक्लेव्स भारत में थे। कहां पर थे, भारत में थे। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको अगर ध्यान से आप सुनोगे ना तो आप फिर बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। देखो, ठीक, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद में आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के 100 एनक्लेव्स कहां थे, 111 एनक्लेव्स भारत में थे, और भारत के 51 एनक्लेव्स यानी कि 51 बस्तियां, ठीक है, 51 बस्तियां, ये कहां पर थी, ये मैम बांग्लादेश में थी, बांग्लादेश में। अब इन दोनों ने आपस में एक समझौता किया, इन दोनों ने आपस में समझौता किया कि आप इधर मान लो कि ये है आपका जो है, यहां पे लिख लो बांग्लादेश, ठीक है, यहां पे लिख लो भारत और यहां लिख लो बांग्लादेश। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, बांग्लादेश के कितने एनक्लेव्स हैं भारत में, 111। तो इन दोनों ने समझौता किया, इन दोनों ने समझौता किया। रोशन मैं बहुत आराम से पढ़ा रही हूं बेटा, और भी स्लो कर देती हूं, और भी स्लो कर देती हूं। मैं ये कहना चाह रही हूं कि बांग्लादेश में भारत के 111 एनक्लेव्स थे, ठीक है, आपका क्या है कि आपके 111 एनक्लेव्स थे, और बांग्लादेश में और भारत में बांग्लादेश के, एक मिनट रुक जाइए, बांग्लादेश के 111 एनक्लेव्स भारत में थे और भारत के 51 एनक्लेव्स कहां पे थे, बांग्लादेश में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो इन दोनों ने यह समझौता किया कि भाई तुम मुझे मेरी क्षेत्र दे दो और मैं तुम्हें तुम्हारा क्षेत्र दे दूंगा। तो अब क्या किया जा रहा है, अब क्या किया जा रहा है, तो यहां पे ये किया जा रहा है कि भैया हमारे हमें दे दो और तुम अपने ले लो। तो मैंने अभी क्या बताया, तो ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है नमी वर्मा जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं और स्लो कर देती हूं, लेकिन अब आप सुन लो। आप केवल कमेंट पे ध्यान देते हो, जब आप केवल कमेंट पे ध्यान दोगे, एक एक चीज को मैं 4-4, 5-5 बार रिपीट करती हूं, पूरा पढ़ा के फिर रिवाइज कराती हूं, तुमसे क्वेश्चन भी करती हूं ताकि तुम्हें याद हो जाए। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो कि यहां पे आपके 111 एनक्लेव्स भारत में बांग्लादेश के हैं और बांग्लादेश में भारत के 51 हैं। इन दोनों ने क्या किया, आपस में समझौता, एक एग्रीमेंट कर लिया कि आपको ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट क्या रहेगा कि आप हमें हमारे दे दो और हम आपको दे देंगे। तो यहां पे कैसी कंडीशन है,
गिव एंड टेक वाली कंडीशन है, गिव एंड टेक कंडीशन है, लेना और देना। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे हमें क्या करना है कि हमारे भारत में क्या आएगा, हमारे भारत में 51 एनक्लेव्स आ जाएंगे। 51 एनक्लेव्स यानी कि 51 बस्तियां जो कि बांग्लादेश में थी, कहां आ गई, भारत में। और जो 111 एनक्लेव्स थे वो कहां चले गए, भारत से निकलकर 111 बस्तियां कहां चली गई, ये चली गई आपकी बांग्लादेश में। तो यहां पे क्या हुआ बेटा, गिव एंड टेक कंडीशन हो गई, गिव एंड टेक कंडीशन हो गई। और फिर जब ये कंडीशन हुई तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे दे चाहे ले, दोनों को ही क्या करना है, दोनों में ही संशोधन करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए आपका संशोधन हुआ, संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा हुआ मैम, तो 100वां संविधान संशोधन 2015 में। कौन सा संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 किया गया। और आपको ध्यान रखना है कि 111 एनक्लेव्स हमने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने हमें 51 एनक्लेव्स उसके बदले में वापस किए। तो गिव एंड टेक दोनों ही कंडीशंस यहां पर हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल थे, ये सब मैंने आपको समझाया। अब ये यहां पे होने के बाद में आगे आपका ध्यान रखिएगा, इसी चैप्टर में मैं आपको बताने वाली हूं कि आज जो आप वर्तमान में पढ़ते हैं कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये प्रदेश कैसे बने, ये राज्य कैसे बने और कैसे कैसे इनको बनाया गया। तो आपको क्या देखना है, आपको क्या देखना है, ठीक है, आपको क्या देखना है, चलिए देखो यहां पे आपको एक हेडिंग देनी है, राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है, जो भी बच्चे नेगेटिव कमेंट्स मतलब बहुत ज्यादा बदतमीजी पे उतर रहे हैं उनको मैं ये बता देना चाहूंगी कि फिर आपको यहां से ब्लॉक भी किया जा सकता है और मुझे टाइम नहीं लगेगा तुम्हें ब्लॉक कराने में। इसलिए अगर तुम बदतमीजी करोगे तो बिल्कुल यही किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी नेगेटिव बदतमीजी आप कर रहे हैं उसको जरा थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, क्योंकि फिर ऐसा दिक्कत ना हो जाए तुम्हें, फिर तुम्हें दिक्कत ना हो, फिर तुम मैसेज करोगे कि मैम यहां पर जो है हमें ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जो पढ़ाया जा रहा है अभी आप उतना ही डाइजेस्ट कर पाएंगे, इससे ज्यादा डाइजेस्ट अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग है पॉलिटी की। ठीक है, सीए का मतलब मैंने कल भी बताया था अभिषेक, सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि आपका कह सकते हैं संविधान संशोधन। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लो, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, आपका कमेंट सबका मेरे पास आ रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए जी। राज्य पुनर्गठन, ठीक है, राज्य पुनर्गठन अब किस आधार पे, तो आपको ध्यान रखना है, कहा जा रहा है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन किसके बेस पर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज या ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। तो राज्यों का पुनर्गठन करना है, ये डिमांड चल रही है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये डिमांड चल रही है, ये आपकी मांग चल रही है। अब मैं आपको ध्यान से कहानी सुनाते हुए ये पूरी चीजें याद करा दूंगी और ध्यान से मेरी बात को सुनना, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मैं आपसे बात करती हूं राज्य पुनर्गठन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको ध्यान रखना है किसके आधार पे बात चल रही है कि लिंग्विस्टिक बेस पर हमें चाहिए। अब देखो
आपको अच्छे से पता है कि भारत की स्वतंत्रता, अगर हम भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आपकी स्वतंत्रता कब हुई थी? 1947, या पूरी डेट हम लिखेंगे तो 15 अगस्त 1947 को आपका जो भारत देश है, जो इंडिया है, वो आपका हुआ था इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट हुआ था, इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। हम इसके बाद की बात कर रहे हैं। किसके बाद की बात कर रहे हैं? आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। मैं हिंदी में, इंग्लिश में भी लिख देती हूं, आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात बेटा जी क्या दिया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात बेटा एक मांग की जा रही थी। ठीक है, क्या किया जा रहा था? एक मांग की जा रही थी, या आप कह सकते हैं कि एक डिमांड की जा रही थी। और वो डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि भाषा आधारित राज्यों का पुनर्गठन। भाषा आधारित क्या किया जा रहा था? भाषा आधारित राज्यों का गठन। भाषा आधारित राज्यों का गठन। फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स। क्या? फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स की अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ये मांग कब की जा रही है? स्वतंत्रता के पश्चात। क्या की जा रही है? स्वतंत्रता के पश्चात। कि भाई जितने भी लोग हैं कह रहे हैं कि हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। और ये जो मांग है, ध्यान से सुनना, ये जो मांग है, ये जो डिमांड है, वो किससे की जा रही है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। किससे की जा रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह मांग की जा रही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस टाइम पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैंने आपको पहले ही पढ़ाया गया है कि 1950 तक, 24 जनवरी 1950 को वो आपके भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। यानी कि ये टाइम कौन सा है? ये टाइम तो 47 का है। इसका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस टाइम पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस टाइम पे आपके संविधान सभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, और ये अध्यक्ष से ही लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें भारत में जो राज्य चाहिए वो भाषा के आधार पे चाहिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया कि उन्होंने जो है लोगों की ये जो मांग थी, ये जो डिमांड थी, इस पे विचार किया। और विचार करने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आयोग का गठन किया। आयोग का गठन क्या कर दिया? फॉर्म्ड ऑफ कमीशन। ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ कमीशन बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया। और ये जो कमीशन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम है धर आयोग। क्या नाम है इसका? धर आयोग, या आप कह सकते हैं धर कमीशन। ठीक है, धर कमीशन। पहला क्वेश्चन आएगा कि जो आपका ये धर आयोग है, किसने गठित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस टाइम तक कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष, क्योंकि हम स्वतंत्रता के पश्चात की बात कर रहे हैं, 1947 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आयोग था? धर आयोग था। कौन सा आयोग था? धर आयोग था। अब ये जो धर आयोग था, इसके बारे में पहला क्वेश्चन कि इसका गठन कब हुआ था, यानी कि ये फॉर्म्ड कब किया गया था? तो गठन हुआ था बेटा जी जून 1948 में। कब हुआ था? जून 1948 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस आयोग का अध्यक्ष कौन था, या हम कह सकते हैं कि चेयरमैन कौन था? अध्यक्ष कह लो या चेयरमैन कह लो। तो चेयरमैन कौन था? तो लिखना एस के धर। कौन था? एस के धर। एस के धर
इस कमीशन के अध्यक्ष थे। और इस कमीशन की अगर हम बात करें तो इस कमीशन का कार्य क्या था। आप जरूर पूछेंगे मुझसे कि इसको क्यों गठित किया गया था, इसका फंक्शन क्या था। तो इसका कार्य था लोगों की मांग पर विचार करना, ठीक है। यानी कि डिस्कशन ऑन द डिमांड ऑफ पीपल्स, क्या लिखेंगे, डिस्कशन ऑन द डिमांड ऑफ पीपल्स, ठीक है, डिमांड ऑफ पीपल्स, लोगों की मांग पर विचार करना। और मांग क्या थी बेटा, तो मैंने अभी बताया कि जो मांग थी, जो डिमांड थी, वो क्या थी, भाषा आधारित राज्यों का गठन। तो इस आयोग से बोला गया कि ये बताओ कि भाषा आधारित राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं। ये प्रश्न इसके सामने था कि इस प्रश्न पे तुम्हें विचार करके बताना है कि ये सही है या गलत है। तो फिर इस आयोग ने अपना कार्य करके रिपोर्ट दी। क्या दी इसने, रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट कब दी थी, तो दिसंबर 1948 में, ठीक है। रिपोर्ट कब दी थी, दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो धर आयोग था जून 1948 में गठन हुआ था, इसके अध्यक्ष आपके एस.के. धर थे। और यह भी ध्यान रखना है कि इसकी अगर हम बात करें तो उसको बताना था कि भाषा आधारित जो राज्य हैं, लिंग्विस्टिक बेस्ड जो स्टेट्स हैं, उनका गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये यहां पे इनसे पूछा गया। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा नहीं, इन्होंने क्या कहा, नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स को फॉर्म्ड नहीं करना चाहिए, केवल भाषा के आधार पे किसी भी राज्य का गठन आप नहीं कर सकते, किसी भी राज्य का गठन आप नहीं कर सकते। तो जून 47 नहीं है बेटा, 48 ही है, ठीक है। जून 1948 में ये बना था और दिसंबर 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इसने कहा कि नो, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट फॉर्म नहीं होने चाहिए, भाषा आधारित राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर इसने कहा कि केवल भाषा के आधार पे नहीं, और इसने क्या कहा, ये इसकी फर्स्ट रिकमेंडेशन थी, ये इसकी प्रथम सिफारिश थी। और फिर इसने दूसरी बात क्या कही, एक मिनट, इसने दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात इसने ये कही कि ये भी ध्यान रखो कि राज्यों का गठन, हेडिंग देना फॉर्म्ड ऑफ स्टेट, ठीक है, फॉर्म्ड ऑफ स्टेट्स, राज्यों का जो गठन होना चाहिए उसके इसने बेस बताए। क्या बताए उसने, आधार बताए कि किन आधारों पर होना चाहिए, किस बेसिस पर स्टेट्स को फॉर्म्ड करना चाहिए। तो इसने कहा कि पहले उनकी भौगोलिक स्थिति को देखो, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, ज्योग्राफिकल बेस को देखो यानी कि भौगोलिक स्थिति को देखो। फिर उसकी वित्तीय स्थिति को देखो यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन को देखो कि भाई वहां पे फाइनेंशियल चीजें क्या हैं। केवल भाषा के आधार पे राज्य नहीं बन सकता है, आपको देखना है ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखो, ठीक है, वित्तीय स्थिति को देखो। साथ साथ इसने कहा कि भैया प्रशासनिक स्थिति को भी देखो, प्रशासन कैसे होगा वहां पर, प्रशासनिक स्थिति यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इस सिचुएशन को भी देखो, इस आधार को भी देखो। और साथ साथ उसने कहा कि विकास के बारे में भी सोचो, क्योंकि तुम केवल अगर भाषा देखोगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज आए,
बहुत सारे संसाधन चले जाएं, कहीं पे खेती करने के लिए बिल्कुल जमीन नहीं है, कहीं पे बहुत सारे हैं। बेटा आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ये जो इतना लिखा जाता है वो इसीलिए लिखा जाता है ताकि केवल आप पढ़ सके, आप चीजों को रिवाइज कर सके। एसके धर आयोग 1947 नहीं है प्रवीण कुमार, 48 ही है, मैं बता चुकी हूं। आप लोग गलत पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद उस गलत को ही सही मानने लगते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। तो इसने क्या क्या कहा, भौगोलिक स्थिति देखो, वित्तीय स्थिति देखो, प्रशासनिक व्यवस्था देखो और साथ साथ विकास की सुविधा देखो। विकास की सुविधा या आप कह सकते हो फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। उसने कहा कि ये सारे आधारों को देखो और उसके बाद आप राज्यों का गठन करो। ऐसा नहीं कि केवल आप लिंग्विस्टिक बेस पर करो, ऐसा नहीं करना है आपको। अब इस कमीशन ने रिपोर्ट कब दी थी, दिसंबर 1948 को। गठन कब हुआ था, 1948 जून में। आपके चेयरमैन कौन थे, एसके धर। क्या कहा, भाषा के आधार पे गठन नहीं करना है। उसके बाद अगर हम भौगोल, इसने कहा कि मैं आधार बताता हूं, मैं आपको आधार बताता हूं कि कौन कौन से आधार होने चाहिए एक राज्य के लिए। ज्योग्राफिकल कंडीशन देखो, भौगोलिक स्थिति, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल चीजें देखो, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखो, उसके साथ में आप विकास की सुविधा या कह सकते हैं फैसिलिटी ऑफ डेवलपमेंट को देखो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनना कि अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद में इस कमीशन के बाद में एक कमेटी बनाई गई। कमीशन के बाद में क्या बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, एक समिति बनाई गई और समिति का नाम क्या था, लिखना जेवीपी समिति। क्या नाम था, जेवीपी समिति। क्यों बनाई गई, इससे भी यही प्रश्न पूछा गया। इससे भी इंग्लिश को लिखो, इंग्लिश लिखी हुई नहीं दिख रही तुम्हें, एक एक शब्द की इंग्लिश लिखी हुई है, लेकिन आपको सिर्फ कमेंट करना। और मैं इसीलिए कमेंट्स नहीं लेती हूं, इसीलिए मैं कमेंट्स नहीं लेती हूं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि फालतू कमेंट्स आते हैं सारे। जहां मुझे लगता है कि तुम्हें आंसर देना चाहिए मैं खुद देती हूं। तो इस कमीशन के बाद क्या बनी, जेवीपी कमेटी बनी। अब क्वेश्चन आएगा कि इसका गठन कब हुआ, इसको कब फॉर्म्ड किया गया, है ना। इसका गठन कब हुआ, तो 1948 में ही हो गया था। कब हो गया था, 1948 में ही आपकी जेवीपी समिति को बना दिया गया था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट आपकी दी थी 1 अप्रैल 1949 को। कब दी थी, 1 अप्रैल 1949 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अब यहां पे आपको पता करना होगा कि मैम जेवीपी का मतलब क्या है। ये जो जेवीपी लिखा है इसका मतलब क्या है। इस कमेटी में 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 मेंबर्स। कितने मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे, 3 सदस्य थे। ठीक है, अब ये 3 सदस्य में जे फॉर आपके थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद में आपके वी फॉर वल्लभ भाई पटेल थे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और पी फॉर कौन थे, पी फॉर थे, पी फॉर पट्टाभी, पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया। ये आपके बेटा इसमें 3 मेंबर थे। इस कमेटी में भी 3 मेंबर थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितने, कौन सी कमेटी बनी, जेवीपी कमेटी बनी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। आपको ध्यान रखना है कि ये 3 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। और इन 3 सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो इनसे भी क्या पूछा गया था, इनसे भी सेम चीज पूछी गई थी कि भाषा आधारित राज्यों का, भाषा आधारित राज्यों का गठन होना चाहिए, का गठन होना चाहिए या नहीं, होना चाहिए या नहीं।
या नहीं? ये प्रश्न सेम इनसे पूछा गया था कि बताओ फॉर्म्ड ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो रिपोर्ट दी, इन्होंने क्या कहा? नहीं कहा। इन्होंने भी कहा नो, आपको लिंग्विस्टिक बेस स्टेट्स को फॉर्म्ड नहीं करना चाहिए। अब ये जो कमेटी आई, ये जो कमीशन आई, इन दोनों ने क्या बोला? नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, उन्हें तसल्ली नहीं मिल रही थी। यह भी आपको ध्यान रखना है। रिपोर्ट किसने जारी की? बेटा रिपोर्ट कमेटी ने ही जारी की। रिपोर्ट कमेटी ने ही जारी की, कमेटी बनी ही इसलिए थी, कमीशन भी इसीलिए बना था। यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करती हूं, तो इस कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट आने से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि लोगों की मांग पर विचार करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया। लोगों को यह बात सही नहीं लगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि आपके एक राज्य का नाम सुना होगा, आंध्र प्रदेश। अब यहां पे कुछ लोग थे जो थे तेलुगु भाषी, जिनको आप बोलेंगे तेलुगु लिंग्विस्टिक, तेलुगु लिंग्विस्टिक, ठीक है, तेलुगु लिंग्विस्टिक, ठीक है, तेलुगु भाषी लोग, तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल, ठीक है। और ये जो आपके तेलुगु लिंग्विस्टिक पीपल्स थे, इन्होंने क्या किया? ये भी बात को ध्यान से सुनना। क्या किया इन्होंने? ध्यान से सुनिएगा। तो इन लोगों ने बेटा जी एक आंदोलन शुरू किया। क्या स्टार्ट किया? आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू किसके लिए आंदोलन शुरू किया? भाषा के आधार पर राज्य के लिए, भाषा के आधार पर राज्य के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट। क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। और क्या स्टार्ट किया? तो प्रोटेस्ट इन्होंने स्टार्ट कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन में बेटा जी एक नेता थे। कौन थे? एक नेता थे, एक लीडर थे, और वो लीडर का नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलु, ये इनका नाम था। पोट्टी श्री रामुलु इसमें लीडर थे, नेता थे, और उनको अपनी ये मांग मनवानी थी। ये जो डिमांड जिसके लिए इन्होंने आंदोलन शुरू किया, इन्होंने ये मनवानी थी। पोट्टी श्री रामुलु ने इसके लिए क्या किया? पोट्टी श्री रामुलु ने भूख हड़ताल, क्या शुरू कर दिया? भूख हड़ताल का प्रारंभ किया, या आप कह सकते हैं कि इन्होंने डेथ स्ट्राइक को स्टार्ट कर दिया। डेथ स्ट्राइक इसको बोलते हैं, डेथ स्ट्राइक, यानी कि इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, ठीक है। भूख हड़ताल का प्रारंभ किया, डेथ स्ट्राइक शुरू कर दी इन्होंने, डेथ स्ट्राइक, ठीक है, डेथ स्ट्राइक, भूख हड़ताल। अब जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, ना तो इन्होंने कुछ खाया और ना ही कुछ इन्होंने पिया। क्लियर है? अब जब कुछ नहीं खा रहा है इंसान, कुछ नहीं पी रहा है, तो कितने दिनों तक इन्होंने इस भूख हड़ताल को जारी रखा? तो ध्यान रखना, 56 दिनों तक, 56 डेज, यानी कि 56 दिनों तक इन्होंने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 56 दिनों तक ये भूखे रहे, ठीक है। 56 दिनों तक ये क्या रहे? भूखे रहे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बस आंध्र प्रदेश का गठन करा के मैं यहीं पे छोड़ दूंगी। 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और फिर क्या लिखेंगे आप? यहां लिखेंगे 56 दिनों के पश्चात, आफ्टर 56 डेज, 56 दिनों के पश्चात, 56 दिनों के पश्चात, आफ्टर 56 डेज, आफ्टर 56 डेज, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आफ्टर 56 डेज, 56 दिनों के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई।
इनकी मृत्यु हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। बेटा इनकी डेथ कब होती है? 15 दिसंबर 1952 को। कितने दिनों बाद होती है? 56 दिनों बाद। और कहीं कहीं पर लिखा है 58 भी लिखा है। मैं पहले ही बोल रही हूं अंजलि चौहान, लेकिन 58 नहीं, 56 डेज ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 56 दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और डेट क्या थी? 15 दिसंबर 1952। कहीं कहीं पर 58 भी लिखा है, ये मैं पहले ही बता रही हूं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, जब इनकी डेथ हुई तो आप क्या लिखेंगे? मृत्यु के पश्चात। अब किसकी बात करेंगे? मृत्यु के पश्चात, आफ्टर डेथ। और आपको पता है किसकी डेथ? रामुल्लू की। क्या लिखेंगे? आफ्टर डेथ, मृत्यु के पश्चात। किसकी मृत्यु के पश्चात? रामुल्लू की मृत्यु के पश्चात। आपके देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, जिनको हम कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या लिखेंगे आप? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री या आपके देश के प्रधानमंत्री एक ही बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये थे इस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बेटा जी इन्होंने क्या कर दिया? भाषा आधारित प्रथम राज्य की घोषणा। भाषा आधारित प्रथम राज्य की घोषणा। तो अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, अनाउंसमेंट ऑफ फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट। इन्होंने प्रथम भाषा आधारित राज्य की घोषणा कर दी, ये आपको ध्यान रखना है। और भाषा आधारित राज्य की घोषणा करने के बाद में 1 अक्टूबर 1953 को आपका प्रथम भाषा आधारित राज्य फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट, ठीक है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट 1 अक्टूबर 1953 को क्या हो गया? ये फॉर्म्ड हो गया, इसका गठन हो गया और इसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ये भी आप ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य था। कौन सा राज्य था? प्रथम राज्य था, जो कि 1 अक्टूबर 1953 को बना था। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आंध्र प्रदेश है, इससे एक क्वेश्चन और आता है। आंध्र प्रदेश एक तो कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य था? फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेस स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन आता है कि इसका पुनर्गठन यानी कि रीऑर्गेनाइज्ड, इसको रीऑर्गेनाइज्ड कब किया गया था? रीऑर्गेनाइज्ड यानी कि पुनर्गठन, तो लिखना 1 नवंबर 1956 को इसको रीऑर्गेनाइज्ड किया गया। और इसी दिन ये अपना स्थापना दिवस एस्टैब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट करता है। क्या करता है? एस्टैब्लिशमेंट डे को ये आपका 1 नवंबर 1956 को ही मानता है, ना कि 1953 को। तो भाषा आधारित आपका प्रथम राज्य था। अब कल मैं आपको क्या बताऊंगी? कल की क्लास में मैं आपको राज्य पुनर्गठन बताऊंगी और यहां से क्वेश्चन पूछूंगी। पहला काम यही होगा। तो जितना पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कर लेना, और सरप्राइज टेस्ट तो खैर कभी भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।